एलजी क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास की आज हमारी ये पहली क्लास है और उम्मीद करते हैं कि ये क्लास कंटिन्यू मिलती रहेगी। आपको एक वीडियो आपको रोज़ दे दिया जाएगा। दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास में हमारा पहला टॉपिक होगा, आज का टॉपिक होगा यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियाँ दोस्तों जिस प्रकार से भारत में आगमन, इनका आगमन होता है भारत में, तो हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि एक्चुअली ये भारत में क्यों आना चाहती थी। क्या ये इनका जो आगमन हुआ भारत में, क्या ये इसी समय से हुआ, मतलब कि क्या आधुनिक समय में ही यूरोपीय वासियों का भारत के साथ में व्यापारिक संबंध स्थापित हुए, या फिर मध्यकाल में या फिर प्राचीन काल से ही इनका व्यापारिक संबंध चलते आ रहे हैं, इनको समझेंगे। साथ ही साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्रम क्या रहा, क्या उद्देश्य था, किस प्रकार इनका यहाँ पर आगमन हुआ, पहले कौन आया, क्या क्या इन्होंने यहाँ पर किया, और इसका एक क्रम कि यूरोप की, जैसे तो हमको पता ही है कि यूरोप की बहुत सारी कंपनियों का भारत में आगमन हुआ था, बहुत सारी कंपनियाँ भारत में आई थी, बट एक मेन इशू ये आ जाता है कि ये क्यों आई थी, वजह क्या थी आने की, और ये भारत ही क्यों आई। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि भारत की खोज काफ़ी समय पहले से खोज करना चालू कर दिया था। वैसे खोज नहीं बोलेंगे, भारत पहुंचने का एक मार्ग की खोज करना चालू कर दिया था इन यूरोपीय लोगों ने, और जिसमें कि वास्को डी गामा नामक जो यूरोपीय था वो इसमें सक्सेसफुल भी हो गया था, एक सफलता भी उसने हासिल की थी। तो दोस्तों साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि इनका क्रम क्या था। जैसे कि यहाँ पर पहले मैंने क्रम में दिया हुआ है पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज, डैन और फ्रांसीसी, और चूँकि ये इसी क्रम में भारत में इनका आगमन हुआ था। तो दोस्तों बढ़े हमारे टॉपिक की ओर, लेकिन टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई सभी वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाए। और साथ साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको उससे कुछ भी अच्छा सीखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि हाँ कि मैं आपको वो चीज़ दे पा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर हाँ दोस्तों एक बात मैं इसमें और एडिशनल बोल देता हूँ आपसे कि अगर आप विस्तार से फुल डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ही दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा, अन्यथा इसको स्किप कर सकते हो आप, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको सिर्फ फैक्ट के बेसिस पे नहीं पढ़ाया है। इसमें मैंने सभी एग्ज़ामों को टारगेट करके और फुल विस्तार के साथ में, फुल डिटेल के साथ में ये क्लास पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों और साथ में क्लास नोट्स के माध्यम से पढ़ाऊंगा, जिससे आपको पढ़ने के साथ साथ में आपकी ये भी समझ बनेगी, आपकी इस समझ पे भी पकड़ मजबूत होगी कि आपको नोट्स दरअसल किस तरह से बनाना चाहिए, अपने डाटा को अपनी नोटबुक में किस तरह से उसको सेट करना चाहिए, जिससे कि एग्ज़ाम के समय में हमारा रिविज़न जो है बहुत ईजीली हो जाए, आसानी से हो जाए। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम चैनल की ओर, अपने सेशन की ओर। तो बढ़ने से पहले एक बात और आपको याद दिला दूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों एंड में अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर तो बिल्कुल आप कर ही दीजिए अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो। चलिए तो बिना देर किए हम बढ़ते अपने सेशन की ओर। जैसा कि हमने बात की है कि हमारा पहला टॉपिक आज का है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। दोस्तों यूरोपीय कंपनियाँ भारत में आती है आधुनिक काल में, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आधुनिक काल में ही यूरोप और भारत के बीच में व्यापारिक संबंध स्थापित हुए थे। नहीं, भारत और यूरोप के बीच में जो व्यापारिक संबंध थे ये प्राचीन काल से ही हुआ करते थे। प्राचीन काल से ही जो है यूनानियों के समय से ही भारत और यूरोप के बीच में व्यापारिक संबंध बने हुए थे। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें मध्यकाल की, तो दोस्तों मध्यकाल में जब भारत के साथ में यूरोप के व्यापारिक संबंध बने, या फिर कहें कि जब व्यापार हो रहा था, तो ये दरअसल होता कैसे था, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये सब पड़ोसी देश थे, क्योंकि भारत तो है हमारा, यहाँ पर मान लीजिए एक सेकेंड, ये हमारा भारत है और ये यूरोप है। दोस्तों इसको आने के लिए, यूरोप को भारत में आने के लिए कोई मार्ग तो चाहिए,
मार्ग तो चाहिए। तो ये पहले जो इनका व्यापार हुआ करता था ये इस सीमा से हुआ करता था, यानी कि स्थल मार्ग से इनका व्यापार हुआ करता था। और साथ ही साथ में इनके पास में एक समुद्री मार्ग भी था, जल मार्ग भी था। लेकिन जल मार्ग इनके पास में दो हुआ करते थे, एक था आपका लाल सागर और दूसरा था कि फारस की खाड़ी। इनके साथ भी कुछ घटनाएं घटी, जिसको लेकर के फिर एक नए मार्ग की खोज की फिर यूरोप वासियों में होड़ लग गई भारत को खोजने की। अब ये भारत को ही क्यों खोजना चाहते थे, ये सब भी अपन देखते समझते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, मध्यकाल में जब यूरोप का भारत के साथ में जो व्यापार हो रहा था तो ये कई मार्गों से होता था। अब कई मार्गों में दो मार्ग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, दो मार्ग ही प्रसिद्ध थे, एक स्थल मार्ग था और दूसरा समुद्री मार्ग था। स्थल मार्ग में दोस्तों, स्थल मार्ग में इन यूरोप वासियों को भारत तक आने के लिए, कई सारी देशों को पार करना होता था, जिसमें टर्की, फारस, ईरान और इराक, इन देशों को पार करने के बाद में ही यूरोपवासी अफ़गानिस्तान पहुंचते थे और अफ़गानिस्तान से फिर इनकी एंट्री भारत में होती थी। ठीक, लेकिन जब ये देखिए टर्की, फारस, ईरान, इराक इनको पार करते हुए जब अफ़गानिस्तान पहुंचते हैं तो अफ़गानिस्तान से जब भारत आते हैं तो दोस्तों एक सेकंड आपका दिमाग थोड़ा सा मैप की तरफ लेके जाइए। मैप की तरफ अगर लेके जाएंगे तो अफ़गानिस्तान से भारत में आने के लिए किस क्षेत्र को पार करना होगा इनको, तो वो हिमालय वाले क्षेत्र को पार करना होगा। अब चूँकि हिमालय को पार करना इतना आसान तो नहीं होगा ना, हिमालय में बड़े बड़े दर्रे होते हैं, ऊंची ऊंची चोटियाँ होती है, इतने घने जंगल होते हैं, तो उनको सब पार करना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों उसी को लेकर के अफ़गानिस्तान से भारत की जो सीमा है, अफ़गानिस्तान से भारत का जो सफ़र है, उस सफ़र में इनको 5 दर्रों को पार करके ही यहाँ भारत में आना पड़ता था, जिसमें 5 दर्रे हैं। इन दर्रों को आप विशेषकर याद रखिए बिल्कुल, और याद हो जाएंगे, एक ही स्वर में एक लाइन में आपको याद हो जाएंगे। देखिए कैसे करोगे याद, खैबर दर्रा, कुर्रम दर्रा, बोलन दर्रा, इसको ऐसे याद करने की कोशिश कीजिए, खैबर कुर्रम बोलन, गोलन मोलन। खैबर कुर्रम बोलन, खैबर कुर्रम बोलन, गोलन मोलन, ये 5 प्रमुख दर्रा हुआ करते थे। इनको पार करने के बाद ही फिर ये भारत में इनका ये आ पाते थे। ठीक दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आप स्थल मार्ग के बारे में अच्छे से समझ गए हैं कि स्थल मार्ग से किस प्रकार से यूरोपवासी भारत में आते थे। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं कि समुद्री मार्ग। तो समुद्री मार्ग की अगर हम बात करें, समुद्री मार्ग की कि समुद्री मार्ग कौन सा था, तो मैं आपको छोटा सा तो पहले बता चुका हूँ कि समुद्री मार्ग उनके समय जो जल मार्ग था इनका 2 हुआ करता था, एक तो आपका लाल सागर था और एक फारस की खाड़ी थी। चलिए दोस्तों, बिना पढ़े एक छोटी सी बात आपको बताने की कोशिश करता हूँ इन दोनों के बारे में छोटी सी बात बताने की कोशिश करता हूँ मैं। अगर आप पढ़ के बाद पढ़ूंगा मैं तो शायद आप नहीं भूल जाओगे, लेकिन ऐसे याद रखिए। देखिए, लाल सागर जो था, लाल सागर एक फेमस था धुंध के लिए, जैसे आपने देखा होगा ना, कोहरा सा टाइप का रहता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा ही लाल सागर में ऐसा कोहरा छाया रहता है हमेशा कि वहाँ से आगे का कुछ भी मार्ग दिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी कोहरे के कारण, इस धुंध के कारण ही इनका जो वहाँ पे आवागमन बहुत ही दुष्कर होता कर क्या कि मान लीजिए कि लगभग असंभव था उनका वहाँ से व्यापार करना। तो इसी क्रम में जब आपका लाल सागर से व्यापार करना बहुत मुश्किल था तो उस समय सिर्फ एक ही जलमार्ग बचा, जो बची कौन सी, फारस की खाड़ी। ठीक है, फारस की खाड़ी। तो उस फारस की खाड़ी से ही इनका जो है व्यापार हुआ करता था। लेकिन अब थोड़ा सा देखिए, जरा सा मैप की तरफ जाएंगे आप तो ये आपका इंडिया और ये है यूरोप और ये है आपकी फारस की खाड़ी और ये लाल सागर, सब यहीं आसपास ही है। तो दोस्तों, लेकिन इस बीच में अरब देश भी तो पड़ते हैं, तो इन पर अरब देशों का अधिकार हुआ करता था। अब कैसे होता था, अब कैसे हुआ अधिकार, ये भी देखिए, समझते हैं। चलिए अब थोड़ा सा अपने नोट्स की ओर जाते हैं, पढ़ के समझते हैं इसको। जल मार्ग की हम बात कर रहे थे, जल मार्ग तो फारस की खाड़ी और लाल सागर होकर के जो ये भारत में आ पाते थे। देखिए, फारस की खाड़ी वाला मार्ग प्रचलित था। क्यों प्रचलित था फारस की खाड़ी वाला मार्ग? क्योंकि लाल सागर वाला मार्ग तो अवरुद्ध हो गया था ना। किस कारण से? अरे धुंध के कारण से। जो धुंध थी, धुंध के कारण से ये लाल सागर वाला मार्ग अवरुद्ध हो चुका था, इसलिए फारस की खाड़ी वाला ही प्रचलित था, जबकि लाल सागर वाला मार्ग अत्यधिक कोहरे की वजह से दुष्कर था। ठीक है, आगे समझ देखते हैं। एशिया का अधिकांश व्यापार अरबपतियों के हाथों में था, जबकि अरब वासियों के हाथों में था।
जबकि भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार इतालवी व्यापारियों के एकाधिकार में था। दोस्तों अब यहाँ पर समझिए, देखिए मैंने जैसे आपको बताया था और आपको और मैप के माध्यम से मैं आपको अच्छा समझा दूंगा मैं, लेकिन अभी फ़िलहाल स्टोरी समझ चलिए और आगे बढ़ते चलिए। देखिए फारस की खाड़ी, वैसे लाल सागर का मार्ग तो अवरुद्ध हो चुका था, बचा था फारस की खाड़ी, लेकिन फारस की खाड़ी को अगर ऐसा कहें हम कि जो एशिया है, एशिया जो था, इस एशिया से जो व्यापार होता था यूरोप का, क्योंकि भारत हमारा एशिया में आता है, तो एशिया का जो यूरोप के साथ जो व्यापार होता था, इसके बीच में पड़ते थे आपके अरबवासी। ये आपका भारत है मान लीजिए और ये आपका यूरोप है, इस बीच में अरबवासी पड़ते थे, यानी कि अरब देश पड़ते थे। तो जो एशिया का जितना पूरा ये व्यापार था, ये किसने कंट्रोल कर रखा था? अरबवासियों ने कंट्रोल कर रखा था। यहाँ से यही व्यापार करते थे और यहाँ से ये वस्तु प्रोडक्ट खरीद के और ये ही यूरोप में सेल करते थे। इससे ये अरबवासी काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा लिया करते थे। तो इसी क्रम में होता क्या है कि आगे बढ़ते देखिए, एशिया का अधिकांश व्यापार जो है अरबवासियों के हाथों में होता था, जबकि भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार इतालवी व्यापारियों के एकाधिकार में आ चुका था। जी, क्या कारण था? अच्छा, जैसा हमने पहले बात की थी कि कारण क्या था कि यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर क्यों भागना चालू करा इन्होंने, यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर क्यों आई, क्या कारण होगा ये इनका भारत आने का? दोस्तों भारत आने का इनका कारण क्या था, देखिए समझिए, खाली आपको समझा देता हूँ इसे कि आपको पता ही है कि जितने भी पश्चिमी देश है या पूर्वी देश कहेंगे हम, जो कि यूरोप में जितने भी देश है, इनमें ठंड बहुत पड़ती है, उसमें यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती थी। तो इस ठंड के कारण ही वहाँ पे सर्दियों में तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती थी, वहाँ पे बहुत अधिक ठंड पड़ती थी, तो उनका इस तरह रहना बहुत मुश्किल हो चुका था। तो इसी ठंड से बचने के लिए वो क्या करते थे, उनके कि सूती कपड़े, सूती वस्त्र वो बहुत ज़्यादा धारण करते थे। तो ये सूती वस्त्र भी, और जो बेस्ट क्वालिटी के सूती वस्त्र जो है हमारे इंडिया में होते थे। ठीक, इसी के साथ में चूँकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने के कारण ये सिर्फ मांस पर डिपेंड करते थे। अब ये मांस को स्वादिष्ट बनाने के लिए ये उस पर मसाले डाल के खाया करते थे। तो दोस्तों मसाले भी जो बेस्ट क्वालिटी के थे वो भारत में ही उत्पादित हो रहे थे। ठीक, तो ले दे के तो कुल मिला के वही रीज़न था भारत में इनका व्यापार का कि एक मसाले और एक सूती वस्त्र। तो ये दो रीज़न थे इनका भारत की खोज करने का। तो क्यों, क्या पहले से क्या हो रहा था, क्या पहले कुछ प्रॉब्लम थी? दोस्तों हाँ, पहले प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि उस समय जब ये प्राचीन काल से ही क्या होता था कि जितने भी यूरोप में जो व्यापार होता था, तो ये अरब देश के लोग इनसे व्यापार करते थे, यानी कि ये अरबवासी जो है भारत में आते थे, यहाँ के मसाले खरीदते थे, वस्त्र खरीदते थे और आकर के ये फिर जाकर के यूरोप के बाज़ारों में बेच दिया करते थे। तो ये अरबवासियों का बिचौलियापन के कारण ही, एजेंट बन जाने के कारण क्या हो रहा कि भारत की जो वस्तुएं थी, जो मसाले थे, जो कपड़े थे, वो यूरोप तक जाते जाते काफ़ी ज़्यादा महंगे हो जाया करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इनको भनक लगी बाद में यूरोप वासियों को कि जो भारत तक से जो मसाले और वस्त्र आते हैं, ये इनकी इतनी रेट नहीं है, ये तो अरब वासी हमसे बीच में आके ये व्यापार करते हैं और इसी कारण से इन्होंने अपनी रेट को बहुत ज़्यादा कर दिया है। तो इसी कारण से ये लड़ाई तो हुए, इन्होंने सोचा कि क्यों ना भारत के साथ डायरेक्ट या सीधा व्यापार किया जाए। लेकिन व्यापार करे कैसे? यूरोप वासी अगर भारत में आना चाहे तो बीच में तो अरब देश है भाई, वो क्यों व्यापार करने देंगे इनको, वो क्यों आने देंगे? लेकिन हाँ, कुछ समय तक चालू था इनका मार्ग, मध्यकाल तक चालू था, लेकिन आगे जाके अवरुद्ध कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले क्या, अब मेरे हिसाब से आप इसका कारण बहुत अच्छे समझ चुके हैं कि कारण क्या था इनका आने का। देखिए, यह व्यापार पूर्वी देशों के गर्म मसालों के कारण बहुत महत्वपूर्ण था, बिल्कुल, क्योंकि गर्म मसालों कि यूरोप में बहुत ज़्यादा मांग थी। ये मसाले यूरोप में बहुत महंगे बिकते थे, ठीक है, जानते हैं हम, क्योंकि जाड़ों के समय में यूरोप में बहुत ठंड पड़ती थी और नमक और काली मिर्च डले गोश्त पर ही ये यूरोपवासी जो है जिंदा रहते थे। ठीक है दोस्तों, लिखा नहीं, ये व्यापारिक ये व्यापारिक मार्ग 14वीं शताब्दी तक निर्विरोध चलते रहे हैं। दोस्तों जहाँ शताब्दी की बात आई है तो हम शताब्दी के बारे में थोड़ा सा मैं एक लाइन बताना चाहूँगा। बहुत से मित्रों को तो अभी यही पता नहीं कि शताब्दी किसको बोलते हैं, क्या होती है शताब्दी। दोस्तों 14वीं शताब्दी की अगर हम बात कर रहे हैं तो 14वीं शताब्दी यानी कि कौन सी? दोस्तों 14वीं शताब्दी हो जाएगी आपकी 1300 से लेकर के 1399 तक। 1300 से लेकर
1399 तक जो समय रहेगा वो 14वीं शताब्दी होगा। इसी तरह से अगर हम 15वीं शताब्दी की बात करेंगे तो 1400 से 1499 तक 15वीं शताब्दी होगा। जैसे कि अभी कौन सी शताब्दी चल रही है दोस्तों, 21वीं शताब्दी चल रही है और ये कब तक चलेगी, 2099 तक चलेगी। ठीक है, क्लियर है। तो इसी प्रकार से 14वीं शताब्दी तक यानी कि 1300 से 1399 की बात यहाँ हो रही है। इस बीच में जो ये मार्ग थे ये निर्विरोध चलते रहे, इसका किसी ने विरोध नहीं किया। यूरोपवासी यूरोप का खुद अपना माल लाते थे, ले जाते थे, बेचते थे, व्यापार आराम से चल पा रहा था। लेकिन जैसे ही 15वीं शताब्दी का आगमन हुआ, 15वीं शताब्दी के जैसे आगमन हुआ तो अरबों का ने क्या करा, अरबों जो अरब देश थे, जो अरब लोग थे, उनका जो है प्रभाव उधर बढ़ने लगा, उसका प्रभाव बढ़ने लगा। और आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति का प्रभाव बढ़ता है, उसकी शक्ति बढ़ती है, तो वो अधिक से अधिक चीज़ों पर कब्जा करना चाहता है। ठीक, तो वैसे ही इसका जैसे जैसे प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे जो ये मार्ग थे इनके यूरोपवासियों के भारत में आने के, भारत से व्यापार करने के जो मार्ग थे वो अवरुद्ध होना चालू हो गए। उन्होंने रोकना चालू कर दिया और वो कहने लगे अरबवासी कि भाई नहीं, अब तो व्यापार हम खुद ही करेंगे यहाँ से। ठीक, तो आगे देखिए फिर होता क्या है कि अवरुद्ध कैसे हुए, क्यों हुआ। दोस्तों 1453 में एक घटना घटी। 1453 में एक घटना घटी। हुआ क्या कि तुर्क ने एक कुस्तुनतुनिया, एक छोटा सा देश था कुस्तुनतुनिया, जो कि भारत जाते वक्त बीच में पड़ता था। तो उस्मानिया सल्तनत थी। ऐसा 1453 में क्या हुआ कि उस्मानिया सल्तनत, जो तुर्क की जो सल्तनत थी, उस्मानिया सल्तनत, उसने जो है कुस्तुनतुनिया पर हमला कर दिया और हमला करके उसको जीत लिया। अब जीतने के बाद में उसने, तुर्क ने क्या किया कि धीरे धीरे पूरे जो दक्षिण पश्चिमी एशिया था, दक्षिण पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्वी यूरोप पर अधिकार कर लिया। वाह, कि एशिया यानी कि जिसमें हमारा भारत की बात हो रही है और यूरोप यानी कि उसी की बात हो रही है। दोस्तों दक्षिण पूर्वी यूरोप की अगर बात करें तो भारत की तरफ जितना भी यूरोप था, यूरोप का जो मार्ग था, उस पर इनका अधिकार हो गया और साथ ही साथ में दक्षिण पश्चिम एशिया पे भी इनका अधिकार हो गया। यानी कि हमारे भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र है उस पर भी इनका अधिकार हो गया। कि सीधा सीधा कहें तो कुछ तो ये तुर्क जो है, तुर्क ने इतना कुछ क्षेत्र जीत करके उस पर अधिकार कर लिया कि जैसे ही दक्षिण पूर्व एशिया की अगर बात करेंगे, दक्षिण पूर्वी एशिया की अगर बात करेंगे, दक्षिण पश्चिमी एशिया की बात करेंगे तो यानी कि लाल सागर और फारसी खाड़ी पर इन्होंने अधिकार कर लिया। और जहां यूरोप की बात करेंगे तो ये स्थल मार्ग भी इनका पूरी तरह से इन्होंने बाधित कर दिया। कारण तो आप बहुत अच्छे समझ ही चुके हैं क्या कारण रहा होगा बाधित करने का। तो कारण दोस्तों वही व्यापार नीति। ठीक जी, इससे यूरोप के एशिया व पूर्वी देशों से व्यापार करने के स्थल मार्ग पर उनका आधिपत्य हो गया और इस तरह से ये मार्ग यूरोपीय जातियों के लिए पूर्ण रूप से बंद हो गया। तब यूरोपवासियों ने भारत आने के लिए जल मार्ग तलाशना शुरू कर दिया। दोस्तों जैसे ही तुर्क ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया, वैसे ही जैसे अधिकार किया तो इनका जो मार्ग था, व्यापारिक मार्ग, जैसे आने जाने का जो रास्ता था, वो इनके यूरोप के लिए बंद हो गया। अब जैसे बंद हुआ, चूँकि उनके तो मसाले और कपड़े चाहिए, ठीक, और यूरोपवासी लाके, अरबवासी लाके देते हैं तो वो बहुत महंगे पड़ते हैं। इसीलिए फिर यूरोप में क्या हुआ कि भारत में जल मार्ग की खोज को लेकर के वो एक होड़ सी मच गई। ठीक, तो यूरोपीय जातियों के लिए पूर्व से ये बंद हुआ और यूरोप वासियों ने जो भारत आने के लिए जलमार्ग तलाशना पूरी तरह शुरू कर दिया। अब दोस्तों ये 15वीं शताब्दी की बात चल रही है। अब 15वीं शताब्दी में एक और यूरोप में घटना घटती है। होता क्या है, यूरोप में 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण होता है। उस पुनर्जागरण के तहत ही वहाँ पे जहाज रानी का निर्माण होना, नौ परिवहन विज्ञान का विकास होना, ये सब की होल्ड सी लग गई वहाँ पर पे कि जहाज रानी का जैसे विकास हुआ। यानी जहाज रानी यानी क्या, जहाज रानी यानी जहाज़ों का विकास। तो जहाज़ों का बहुत अच्छे स्तर पर वहाँ विकास हो चुका था। साथ ही साथ में वहाँ पे नौ परिवहन विज्ञान का भी जो भी विकास हो चुका था। अब इसी के साथ में जब ये पुनर्जागरण हुआ तो वहाँ पे बड़े बड़े कुछ उद्योग धंधे डलने लगे, तो उससे उद्यमशीलता लोगों की वहाँ की बढ़ी। और जब उद्यमशीलता बढ़ी तो वहाँ पे कुछ आविष्कार भी होना चालू हुए। तो उसमें से पहला जो आविष्कार था वो कुतुबनुमा का था। कुतुबनुमा का था। दोस्तों कुतुबनुमा को भूलना कुतुब मीनार अलग चीज़ है,
कुतुबनुमा अलग चीज़ है। कुतुबनुमा दरअसल एक दिशा सूचक यंत्र है, दिशा सूचक यंत्र, जो कि आप जब जल यात्रा कर रहे होते हो, समुद्री यात्रा पे जब होते हो, तो आपको ये दिशा बताने का कार्य करता है। तो नए इसका आविष्कार यहाँ पे दोस्तों यूरोप में हुआ। तो पहली बार याद रखिए कि कुतुबनुमा यानी कि दिशा सूचक यंत्र का पहली बार आविष्कार कहाँ पे किया गया था, तो ये यूरोप में हुआ था। ठीक, तो नए भौगोलिक आविष्कार और व्यापारिक मार्गों की खोज, ये पुर्तगाल, इसमें सब में पुर्तगाल बहुत अग्रणी था दोस्तों। पुर्तगाल एक यूरोपीय देश है, ठीक है। पुर्तगाल बहुत ज़्यादा अग्रणी था कि सबसे पहले ये जो भी अच्छे अच्छे काम होते थे, जो आविष्कार होते थे, जागरण होता था, सब पुर्तगाल में सबसे पहले होते थे दोस्तों। यहाँ पर क्या होता कि पुर्तगाल के एक राजा थे प्रिंस हेनरी, जिनको द नेविगेटर भी बोला जाता है। तो इन्हीं ने जो है इन्होंने कुछ सहयोग दिया और लोगों को बोला कि भाई कुछ भी करो, कैसे भी करो, चाहे कितना भी कुछ खर्च आ जाए, मैं सबके लिए आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। बस आप कैसे भी करके भारत के लिए मार्ग प्रशस्त करो, भारत से व्यापार करने के लिए मार्ग की खोज करो कि हम कैसे मार्ग की खोज, मतलब मार्ग ढूंढ करके और किस प्रकार से हम भारत के साथ में व्यापार प्रारंभ करें। तो दोस्तों उसी समय में जब यूरोप का जब देश ये पुर्तगाल जब कोशिश कर रहा था, उसी समय ये यूरोप में एक देश और था, जिसका एक तो था आपका ये पुर्तगाल, और साथ ही साथ में एक और था आपका जिसका नाम था स्पेन को कहा जा सकता है कि पुर्तगाल का एकदम ये कॉम्पिटिटर था। जब पुर्तगाली कंपनियों के पुर्तगालियों का एक नाविक थे जिसका नाम था वास्को डी गामा, वास्को डी गामा आगे आएंगे, बार्थोलोमो डियाज। दोस्तों नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग तो जो है वास्को डी गामा को ही याद रख के और सब कुछ छोड़ देते हैं बस उसी पे। ऐसा नहीं है। वास्को डी गामा से पहले भारत आने के लिए जो मार्ग ढूंढने की कोशिश की थी वो बार्थोलोमो डियाज ही थे। बार्थोलोमो डियाज पुर्तगाल के एक नाविक थे। इन्होंने 1487 में भारत में आने के लिए इन्होंने मार्ग ढूंढना चालू कर दिया था। अब दरअसल दोस्तों ये भारत वहाँ से यूरोप पुर्तगाल से निकल भी चुके थे और दक्षिण अफ्रीका के उत्तर महासागर अंतरीप तक आ भी चुके थे। ये जो दक्षिण अफ्रीका है आपका, दक्षिण अफ्रीका का जो ये आखिरी वाला जो द्वीप पड़ता है, उत्तर महासागर अंतरीप जिसे बोलते हैं, इसको तूफानी अंतरीप भी बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे इतने बड़े बड़े तूफान उठते हैं। और जो हम बात कर रहे थे लाल सागर में, कि लाल सागर में जो कोहरा रहता है, इसी प्रकार की बहुत खतरनाक कोहरे और तूफान जो है इस अंतरिप पर आते रहते हैं। तो यहाँ तक तो ये पहुँच गए थे बार्थोलोमो डियाज, लेकिन इन्हीं सब से डर करके, इन तूफानों से डर करके ये आगे नहीं बढ़ पाए और ये यहीं से वापस लौट गए। दोस्तों जब ये लौटे तो इनको जो है इसके खोजकर्ता का नाम इनको दे दिया गया कि तूफानी अंतरिप जो थे, उत्तर महासागर अंतरिप, इसकी खोज किसने की थी, तो बार्थोलोमो डियाज ने की थी। क्या की थी, वो तो गलती से हो गई थी, बस ये गलती से इनसे ये खोज हो गई थी। बार्थोलोमो डियाज जो कि पुर्तगाल के एक नाविक थे। जैसे ही बार्थोलोमो डियाज वापस पुर्तगाल पहुँचे और ये खबर उड़ते उड़ते स्पेन पहुँची। और जब स्पेन पहुँची तो जो स्पेन वालों ने, जो स्पेन के शासक थे, उनने भी बोला कि यार पुर्तगाल तो बहुत अच्छे काम कर रहा है, बड़े बड़े काम कर रहा है, भैया हम चुप क्यों बैठे हैं, अरे हमें भी कुछ करना चाहिए। तो इसी क्रम में फिर स्पेन से आपके तैयार हुए कोलंबस की आपने कहानी पूरी सुनी होगी वैसे मेरे ख्याल से। दोस्तों कोलंबस जो है स्पेन के एक नाविक थे और इन्होंने क्या किया कि 1494 में ये भारत की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। भारत की खोज में दोस्तों देख, बार बार मुझे शब्द यूज़ करने में आ रहा है कि भारत की खोज। दोस्तों खोजा उसको जाता है जो गुम गया हो, कि जिसका अस्तित्व ही ना हो, जो ना हो। यहाँ पे भारत की खोज से तात्पर्य सिर्फ मेरा उस रास्ते को खोजने से है, इस मार्ग की खोज करने से है, ठीक है। तो कोलंबस भी भारत की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। जब कोलंबस निकलता है तो ये मार्ग ढूंढते ढूंढते दोस्तों होता क्या है कि ये जो है पूर्व की ओर मुड़ने की जगह पश्चिम की ओर मुड़ जाते हैं और ये भारत में आने की जगह कहाँ पहुँच जाएंगे, अब ये अमेरिका पहुँच जाते हैं। अभी अमेरिका पहुँचते हैं तो 1498 में, अब इसी क्रम में देखिए ये तो पहुँच गए आपके अमेरिका पहुंच जाते हैं। अमेरिका पहुंचने के बाद में ये तो पहुंच गए अमेरिका, और जब वहाँ जाते हैं ये तो लोगों से मिलते हैं तो सोचते हैं कि शायद यही भारत है और वहाँ पे सब ये इनका चलता रहता है। इसके बारे में मैं आगे डिस्कस अच्छे से बताऊंगा कि कोलंबस ने किस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ था, कैसे यहाँ पे इन्होंने व्यापार किया और कैसे इनको पता चला कि ये भारत नहीं बल्कि अमेरिका है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक जो अभी है सिर्फ यहाँ तक का है। और इसमें अब हम आते हैं इस पर पुर्तगाली जो
फेमस नाविक था वो था आपका वास्को डी गामा। दोस्तों 1498 में पुर्तगाली एक फेमस एक नाविक थे जो उसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भी प्रयास किया भारत के मार्ग खोजने की, और ये भी घूमते घूमते बार्थोलोमो डियाज की तरह ये भी उत्तर महासागरीय तक पहुंच जाते हैं, जो दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक, वहाँ तक पहुंच जाते हैं। लेकिन बार्थोलोमो डियाज की तरह ये वापस वहाँ से मुड़े नहीं, इन्होंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और ये आगे बढ़े। और कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो बस वही हुआ। ये तूफानों को जैसे इन्होंने पार किया तो ये इनके लिए भारत का मार्ग इनका प्रशस्त हो गया, और भारत का जो है मार्ग स्पष्ट इनको दिख गया, और भारत ये पहुंच गए। अब भारत पहुंचे दोस्तों, भारत पहुंचे, इसमें मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, बस प्लीज़ इसको याद रखिए, बिल्कुल भी भूलने की गलती से भी मत कर देना। ये भारत आपका और ये यूरोप था। वास्को डी गामा जो यूरोप से भारत आया था, इस मार्ग को एक नाम दिया गया दोस्तों, जिसका नाम था, इसको नाम दिया गया था केप ऑफ गुड होप रूट्स। अगर आप सिर्फ इतना भी याद रख लोगे, केप ऑफ गुड होप, तो भी चल जाएगा। तो केप ऑफ गुड होप इसको जो है नाम दिया गया था, इस मार्ग को। इस मार्ग का नाम आप बिल्कुल से याद रखिए। और साथ ही साथ में जैसे ही ये गुजरात तक पहुंचते हैं तो गुजरात में एक पथ प्रदर्शक रहते थे जिनका नाम था अब्दुल मनीद। तो अब्दुल मनीद की सहायता से ये जो है कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं। भारत के गुजरात के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं। और जहां ये पहुंचने के बाद में यहाँ के जो शासक हुआ करते थे, जमोरिन शासक जो थे, इन्होंने इनका भव्य स्वागत किया। और इनके जमोरिन के स्वागत का जमोरिन ने जैसे ही इनका वास्को डी गामा का स्वागत किया, तो जो अरब जो इनका विरोध करते थे, अरब जो व्यापारी थे, उन्होंने इस स्वागत का बहुत ज़्यादा विरोध किया। ठीक है, तो दोस्तों इसके और देखते हैं। और साथ में अब थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में उस समय जो इम्पोर्टेंट जो बंदरगाह थे वो कौन कौन से थे। बंदरगाह की अगर हम बात करें बंदरगाह की, तो देखिए मालाबार तट में जो बंदरगाह थे, मालाबार तट तो आप समझते हैं अच्छे से। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको दोस्तों। ये हमारा दक्षिण भारत है, ये पूरा दक्षिण भारत है। ठीक है, तो इधर का जो क्षेत्र है पूरा महाराष्ट्र वाला, महाराष्ट्र से लेकर केरल तक का जो क्षेत्र है, गुजरात से केरल तक का जो क्षेत्र है का जो ये आपका जो घाट है, ये पूरा का पूरा घाट कहलाता था आपका मालाबार तट। ठीक, इसी के विपरीत दिशा में अगर हम इधर की बात करेंगे तो इधर का जो घाट था ये कहलाता था आपका कोरोमंडल तट। ठीक दोस्तों, चलिए अब देखते हैं ऊपर चलते हैं वापस से। तो भारत के अगर हम मालाबार तट के बंदरगाहों की अगर बात करें तो उस समय में जो बंदरगाह थे ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करते थे। इनमें से जो प्रसिद्ध बंदरगाह थे वो तो एक तो कालीकट बंदरगाह, कोचीन का बंदरगाह, सूरत का बंदरगाह जो गुजरात में है, भनोज का बंदरगाह, केम्बे का बंदरगाह। ठीक है, तो ये बंदरगाह प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करते थे। और ये बंदरगाह ही जो है पश्चिमी देशों के साथ भारतीय व्यापार के प्रमुख केंद्र भी हुआ करते थे। जी दोस्तों, तो दक्षिण पश्चिमी एशिया के मसाले, रेशम और चीनी मिट्टी, लाख आदि के जितने ये सामान थे, जो प्रोडक्ट थे, ये बहुत ज़्यादा यूरोप में प्रसिद्ध हुआ करते थे। और ये सब सामान जो है आपके मालाबार तट में ही मिला करते थे। ये मालाबार तट में दोस्तों कौन कौन, मसाले, रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन चालू है, चीनी मिट्टी बर्तन और लाख आदि के जो सामान थे ये यहीं से मिला करते थे। दोस्तों ये लाल सागर से जो एक रास्ता था और ये फारसकारी जो हम डिस्कस ऊपर कर चुके हैं, पश्चिम देशों में भी भेज दिया जाता था। पश्चिम देशों में भी ये यहाँ से साथ में व्यापार करते थे। यानी कि जो यूरोप वासी या अरब वासी जब यहाँ से भारत से सामान लेके जाते थे तो यूरोप के साथ ही साथ में पश्चिम देशों में भी ये अपने माल को पहुँचा दिया करते थे दोस्तों। ठीक है, और साथ में आपको थोड़ा सा वो बता दें कि ये सूती कपड़ों का जो निर्यात था, सूती कपड़ों का निर्यात पूरा का पूरा जो है गुजरात से ही हुआ करता था। दोस्तों अब बात करेंगे हम 1500 ईस्वी के लगभग की। देखिए क्या है कि 1500 ईस्वी के लगभग भारत के समूचे व्यापार को नियंत्रित करने वाला प्रमुख समुदाय कौन था? कोरोमंडल तट पे ही करता था, जो चेट्टिया समुदाय था।
1500 ईस्वी में अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो 1500 ईस्वी के समय में, एक सेकेंड दोस्तों, ठीक है, तो 1500 ईस्वी के समय में जो है पूरा दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था, पूरा दक्षिण भारत था, उसको चेटियार समुदाय इसको पूरा कंट्रोल करता था। वो चेटियार समुदाय कंट्रोल करता था, लेकिन कौन से तट से संबंधित थे ये? कोरोमंडल तट से संबंधित थे, यानी कि उड़ीसा तरफ के क्षेत्र से संबंधित थे ये चेटियार समुदाय। तो बंगाल की खाड़ी के जो जितना पूरा क्षेत्र था उसमें विशेष रूप से कोरोमंडल में सबसे इम्पोर्टेंट जो बंदरगाह था वो था दोस्तों आपका मलक्का बंदरगाह को आप गलती से भी भूलने की कोशिश बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि ये कुछ इनके बुलेट पॉइंट होते दोस्तों। मलक्का बंदरगाह जो था, मलक्का बंदरगाह पर ये कोरोमंडल तट पर था और इस पर भी चेटियार समुदाय का पूरा नियंत्रण था। और जब ये मलक्का बंदरगाह इतना प्रसिद्ध क्यों है तो दोस्तों वो इसलिए है क्योंकि ये आगे चल कर के एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में उभर के सामने आया था। तो इसी प्रकार से भारत में पुर्तगालियों के आगमन के समय विशिष्ट समुद्री मार्गों पर विशिष्ट व्यापारिक समुदायों का प्रभुत्व था, है ना। अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग राजा महाराजाओं का अधिकार हुआ करता था। भारत में यूरोप वासियों का आने का जो क्रम है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बता भी चुका हूँ, वो थोड़ा सा अभी और आपको बता देता हूँ कि इनका क्रम क्या रहा भारत में आने का। सबसे पहले तो पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगालियों के बाद में डच, फिर अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। यहाँ पे कन्फ्यूजन सिर्फ छोटी सी एक हो जाती है कि पहले जब फैक्ट्री की बात करते हैं कि फैक्ट्रियाँ किसने कब डाली, दोस्तों पुर्तगाली पहले आए तो सीधी बात है कि सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही यहाँ फैक्ट्री डाली, ठीक है। उसके बाद में डच आए, लेकिन डचों ने पहले फैक्ट्री नहीं डाली, इनसे पहले अंग्रेज़ों ने यहाँ फैक्ट्री डाली थी। अंग्रेज़ों ने पहले फैक्ट्री डाली थी, डचों ने अंग्रेज़ों के बाद फैक्ट्री डाली। बाकी का क्रम एज इट इज़ है दोस्तों, ये है आपका क्रम। अब हम एक एक पॉइंट करके हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि पुर्तगाली, सबसे पहले हम पुर्तगालियों के बारे में देखते हैं। पुर्तगाली भारत में आते हैं, इनका क्यों आते हैं? अरे क्यों आया ये पुर्तगाली भारत में आए क्यों? मंशा क्या थी भाई, मंशा क्या थी? तो पुर्तगालियों के भारत में आने की जो मंशा थी वो एकदम स्पष्ट थी, वो सिर्फ व्यापार करना चाहते थे, वो सिर्फ भारत में व्यापार करना चाहते थे। लेकिन देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है अपने एक उद्देश्य तो 100% किसी कार्य को लेकर होता है, लेकिन उसका एक छुपा हुआ एजेंडा भी होता है, छुपा हुआ प्लान भी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैं आपसे, थोड़ा सा देखिए, आप जिस फील्ड में उसी की बात करूँगा। मान लीजिए कि आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, PSC लेवल की, स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की किसी की तैयारी कर रहे हैं, आप डिप्टी कलेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, डिप्टी कलेक्टर बन जाए, इस प्रकार बिल्कुल बने आप और बिल्कुल बनेंगे आप। डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं तो बनने के बाद में क्या आप, जैसे आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे तो क्या प्रमोशन के लिए आप कोशिश नहीं करेंगे? तो जो प्रमोशन के लिए जो आप कोशिश कर रहे हैं वो आपका एक छुपा हुआ प्लान था। कब? जब आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट एग्ज़ाम की, जब तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी के तहत जो उद्देश्य है आपका वो है आपको स्टेट एग्ज़ाम क्रॉस करना, उसको क्रॉस करना है। लेकिन क्रॉस करने के बाद में जो आपका प्लान है कि मुझे अच्छे काम कर कर, बड़े काम करके मुझे जल्दी से जल्दी प्रमोशन लेना है, तो वो आपका छुपा हुआ एजेंडा। इसी प्रकार से पुर्तगालियों का भी एक छुपा हुआ एजेंडा था, वो चूँकि सभी का रहता है तो इनका भी था। तो प्रथम जो मुख्य जो इनका उद्देश्य था भारत में आने का, तो वो तो इनका व्यवसाय ही था, लेकिन एक छुपा हुआ एजेंडा भी इनके पास था। तो भारत और कोई छुपा हुआ एजेंडा था क्या? अरे वो ये था भारत में ईसाई मत का प्रचार प्रसार करना, भारत में ईसाई धर्म का, ईसाई मत का प्रचार प्रसार करना। लेकिन यहाँ भी तो एक क्वेश्चन उठता है दोस्तों, क्या कि ये भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार आखिर क्यों करना चाहते हैं? क्या रीज़न है, क्या कारण है? तो इसको भी देख लेते हैं। जरा देखिए, अरब वासियों का नियंत्रण कहाँ पर था? ये एक छोटी सी लाइन में बोल दिया गया है, ये ऊपर का टॉपिक था। वैसे अरब वासियों का नियंत्रण, पूरा अरब वासियों का नियंत्रण जो है यहाँ पर पूरे इस पे हो चुका था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, पुर्तगालियों के गुप्त एजेंडा यह था कि अरब व्यापारियों को भारत से खदेड़ दिया जाए, पहली बात। अरे एक शब्द में अगर आप कहूँ तो ये समझ लीजिए कि पुर्तगालियों का जो एजेंडा था वो सिर्फ इतना सा था कि ये भारत के दक्षिण भारत पे ये जो व्यापार है मसाले और कपड़े का, इस पर ये एकाधिकार करना चाहते थे।
अब एकाधिकार करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, अरे जो अरबवासी पहले से वहाँ जमे हुए हैं, जिन्होंने अपनी जड़ें जमा रखी है, उनको खदेड़ना पड़ेगा भारत से। तभी तो कहीं वो यहाँ पे भारत में व्यापार कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे कुछ होगा ना। तो आगामी 15 वर्षों में पुर्तगालियों ने मतलब कि जैसे ये वास्को डी गामा आते हैं, इसके जस्ट मतलब कि 1498 से 15 वर्षों के लगभग बाद में ही इन्होंने क्या किया कि अरब नौपोतों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यानी कि वही समुद्री लूटपाट करना, अरबों के जो जहाज हैं उनको लूटना, उन पे हमला कर देना, नीतियाँ बना के इनको परेशान करना, ये सब पुर्तगालियों ने चालू कर दिया। कैसे कैसे क्रमवाइज किया था और कब कब किया था, ये मैं आपको जब पुर्तगालियों का चैप्टर पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपके सिर्फ एक स्टोरी आपके माइंड में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपका पूरा का पूरा इतिहास आपका स्टोरी के अंदर समाहित हो जाएगा और ये क्रम वाइज चलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी यहाँ पुर्तगालियों की हम बात कर रहे हैं, तो पुर्तगालियों पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। सबसे पहले हम पुर्तगालियों का ही अध्ययन करेंगे यहाँ पर। तो चलिए अभी जितना बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। तो उन्होंने जहाज़ों को लूटा, उन पर आक्रमण किया, बंदरगाहों को लूटा और कई सारी दमनात्मक कार्यवाही उनके ऊपर की। और पुर्तगालियों की जो है सुदृढ़ स्थिति के परिप्रेक्ष्य में जो है पुर्तगाल के शासक जेनुअल प्रथम में 1501 में अरब फारस भारत के साथ व्यापार का संभव जो है मालिक घोषित कर दिया। यानी कि देखिए कैसी कैसी इनकी नीति लेकर आ चुके थे कि पुर्तगालियों की स्थिति जो है इतनी सुदृढ़ हो गई थी कि अरबों को खदेड़ने के बाद में इतनी सुदृढ़ हो चुकी थी इनकी स्थिति जो थी वो, कि इनका जो पुर्तगाली का जो शासक था, कौन दोस्तों, मैनुअल प्रथम जो था, इस मैनुअल प्रथम ने जो है 1501 में अरब फारस और भारत के साथ में जो व्यापार था, अरब और फारस के साथ साथ भारत का जो व्यापार था, उसका अपने आप को मालिक घोषित कर दिया था दोस्तों। किसने? मैनुअल प्रथम ने। कौन था मैनुअल प्रथम? पुर्तगाल का शासक था। इसने अरब फारस और भारत के बीच में जो व्यापार था उसका स्वयं को क्या कर दिया था, इसने अपने आप को मालिक घोषित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आज दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फॉलो ज़रूर कीजिए दोस्तों। और मैं इतना सब बोलूँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर चैप्टरों को लेकर के पुर्तगालियों के। सबसे पहले अब पहली क्लास सेकंड क्लास जो हमारी होने वाली है उसमें हम पुर्तगालियों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद फिर डच, फिर अंग्रेज, डैन और फिर फ्रांसीसी। दोस्तों इस तरह से करके अब आने वाली अगली 5 क्लासों में हम पूरे यूरोपीय कंपनियों का जो भारत में आगमन हुआ है इसको समाप्त कर लेंगे। और शायद हो सकता है कि एक क्लास में 2 को साथ में ले लिया जाए, मतलब कि लगभग मान लीजिए कि 3 से 4 वीडियो में आपका ये चैप्टर पूरा क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आ रहा होगा और जो आपको पढ़ाया गया है आपको पूरा समझ आया होगा। दोस्तों इसमें बिल्कुल मत सोचिए कि हम थोड़ा सा पढ़ा। दोस्तों ये थोड़ा सा नहीं होता है, जब तक आपको समझ नहीं आएगा तो कुछ थोड़ा सा नहीं होता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता है। तो विस्तार से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान अभी हम पढ़ रहे हैं, कोई एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं, तो पढ़ोगे तो शांति से पढ़ो ना, डिटेल में पढ़ो। जितना अधिक पढ़ोगे, जितना डिटेल में पढ़ोगे, आपकी सोच उतनी ही मजबूत बनेगी। और जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा दिमाग को स्टोर करने की जो है हैबिट बनेगी। तो दोस्तों इसी सबसे मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 इसको शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और दोस्तों मैं बता दूँगा आपको वापस से कि LG क्लासेस के इस चैनल पर, इस YouTube चैनल पर सभी विषयों को इसी तरह से बहुत फुल विस्तार से, फुल डिटेल के साथ में वो क्लास नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों अगर हमें मेरी एक्सपेक्ट के अनुसार अगर मुझे इस पे जो है लाइक मिल जाते हैं तो दोस्तों मैं इसकी पूरे क्लास नोट्स की PDF भी आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों कोशिश ही नहीं, बिल्कुल मैं प्रोवाइड करवा ही दूँगा अगर जैसे रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ने लगेगी दिखेगा तो। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।